गोदी गोदी में बैठना है। आरव रायचंद अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था कि अचानक 4 साल की बच्ची ने उसका कोट खींचकर मासूमियत से कहा। सब जानते थे कि वो कितना असूलों का पक्का और गंभीर इंसान था, और मीटिंग के दौरान ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस उसे गुस्सा दिला सकती थी। वो बच्ची प्रीति की बेटी थी। प्रीति एक विधवा और कंपनी की नई एम्प्लॉय थी। आरव को विधवा औरतों से कोई ख़ास लगाव नहीं था, लेकिन प्रीति का टैलेंट देखकर उसने उसे जॉब दे दी थी। मजबूरी के कारण आज प्रीति अपनी बेटी पीहू को भी साथ ले आई थी। दूसरी तरफ जैसे ही प्रीति की नज़र ग्लास डोर से गोदी में चढ़ने की कोशिश करती अपनी बेटी पर पड़ी, वो घबरा कर भागी, लेकिन आरव ने आंखों के इशारे से उसे सख्ती से रोक दिया। अगले ही पल सबको झटका लगा जब आरव ने खुद बच्ची को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और उसी गंभीरता से मीटिंग जारी रखी। इस दौरान पीहू कभी उसकी महंगी टाई को अपने हाथ में लपेटने लगती तो कभी उसके डायमंड कफलिंग्स को साथ खेलने लगती। प्रीति शर्मा ने उसे कितनी ही बार इशारे से अपने पास बुलाया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। बस ज़िद्दी बनकर अपने गुस्सैल बॉस की गोदी में जमी बैठी रही। असल में वो उसकी गोदी में आना चाहती थी, लेकिन प्रीति बिजी थी। उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट तैयार करके अपने बॉस को देना था। बस यही उससे गलती हो गई थी कि उसका ध्यान अपनी बेटी से हट गया, जिसका नतीजा देखकर प्रीति शर्मा की जान आफत में आ गई। मीटिंग ख़त्म होते ही सब एक एक करके वहाँ से निकलते चले गए। अब कमरे में सिर्फ प्रीति, आरव रायचंद और उसकी गोदी में जमी पीहू रह गए थे। आरव रायचंद ने अपना कीमती फ़ोन निकाला, उसमें पीहू के लिए कार्टून्स लगाकर उसे दे दिए। फिर खुद उठकर खड़ा हुआ, कोट ठीक किया और प्रीति शर्मा की तरफ बढ़ा। उसका खून सूख गया। तो मिस शर्मा, मैं कौन हूँ? बॉस? आप मेरे मतलब पूरे ऑफिस के बॉस हैं सर। उसके लहजे में सवाल था। आरव की तेवर बदल गए। अच्छा, मुझे लगा कि मैं कोई बेबी सिटर हूँ। सामने वाले के गहरे ताने पर वो शर्मिंदगी के मारे सर तक न उठा सकी, बस अपने होठों को दांतों से दबाती हुई लाजवाब खड़ी रही। आपको इस काम के अलावा कुछ आता भी है? सामने वाले की नज़रें उसके लाल बढ़ते होठों पर जमी थी, तो वो उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश में मुँह उठाकर उसे देखने लगी। सर, मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसे समझ ही नहीं आया कि अपने बॉस के सवाल का क्या जवाब दे। उसने तुरंत फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और आगे बोली, और सॉरी सर, पीहू की वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन आप चिंता मत करिए, ऐसा फिर नहीं होगा। वो सामने वाले से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, बस चाहती थी कि उसकी घूरती आंखों से जल्दी दूर हो जाए। मतलब आप रोज़ बच्चे को ऑफिस लाने वाली हैं? उसके गंभीरता से पूछे गए सवाल पर वो बुरी तरह घबरा उठी। सर, पीहू की वजह से मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो घबराहट के मारे हकला रही थी। वो काफ़ी समझदार थी, लेकिन उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी, जबकि सामने वाले को कॉन्फिडेंट लोग पसंद थे। मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं है, तो आपको आज के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आगे से आप अपनी बेटी को ऑफिस नहीं लाएंगी। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, आपके पति को अगर नौकरी करवाने का शौक़ है तो बच्चे को वो संभाल कर आए। अपनी बात पूरी करते हुए वो लैपटॉप खोल कर बैठ गया। प्रीति की समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे समझाए कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए पीहू को उसके साथ आना होगा। मेरी बेटी के ऑफिस आने से इतनी दिक्कत है तो मेरी बेटी के हाथ में इतना महंगा फ़ोन क्यों दे रखा है? वो दिल ही दिल में ख़ुद से बात करते हुए आगे बढ़ी। सर, एक्चुअली पीहू के पापा। प्रीति की बात सुनते ही उसने एक झटके से अपना सर उठाया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। आरव के चेहरे से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसकी बात को किस तरफ ले जा चुका है। मिस शर्मा, आप अभी अपने काम पर वापस जाएं। उसके सख्ती से टोक देने पर वो घबराती हुई पीहू की तरफ बढ़ी, उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसके अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मम्मा, मैं आपका फेस देख रही थी। पीहू ने प्रोटेस्ट किया तो जवाब में प्रीति ने उसे प्यार से पुकारा। आपने अपनी न्यू डॉल की डिमांड की थी ना, तो मैं आपको वो डॉल मंगवा कर दे रही हूँ, लेकिन तब तक आप मुझे परेशान नहीं करोगी। इस लालच पर वो तुरंत मान गई। ठीक है, लेकिन अकेले में बोर हो जाती हूँ। अपनी बच्ची की शिकायत पर प्रीति ने उसका मासूम सा गाल चूमा।
उसे सोफ़े पर बिठा दिया और ड्राइंग और कलर पेंसिल्स पकड़ा दी। कुछ दिनों की बात है, आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। आपकी किंडरगार्टन की क्लासेस शुरू हो रही हैं, फिर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। प्रीति की बात सुनते ही पीहू के चेहरे पर खुशी छा गई। पीहू ड्राइंग रूम में बिज़ी हो चुकी थी और प्रीति अपने काम में। फिर लंच के टाइम पीहू के लिए ऑफ़िस की तरफ से खाने पीने की चीज़ें भेजी गईं। अरे देखिए मम्मा, मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम। पीहू की तो जैसे खुशी का ठिकाना न रहा। ये किसने भेजा है? प्रीति ने घबरा कर पियन से पूछा। सर, ये सिस्टर ने दिया है। तो मतलब बॉस की तरफ से ही आया है? पियून ने पोलाइट जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। प्रीति कुछ देर तक हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। कुछ देर पहले तो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे और अब ये मेहरबानी। इन बड़े लोगों का भी कुछ पता ही नहीं चलता। सर झटकते हुए वो अपनी बेटी की तरफ ध्यान देने लगी ताकि वो खाए, ज़्यादा गंदा मचाए। ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ तो वो भी अपनी चीज़ें समेटकर पीहू का हाथ पकड़े लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो तेज़ी से पीहू का हाथ पकड़े लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, लेकिन सामने आरव रायचंद को देखकर दिल ही दिल में परेशान हो गई। इससे पहले कि वो ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती, रोहित ये काम कर चुका था। अब वो उसे देखकर थैंक्स के तौर पर मुस्कुराई थी। वाह, आपकी बेटी बहुत क्यूट है। उसने झुककर पीहू के गाल छुए थे। पीहू ने तुरंत उसके हाथ पर हाथ मारा। सॉरी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे गाल छुए। वो बेचारी तुरंत शर्मिंदगी से सफाई देने लगी। बिल्कुल, मम्मा के अलावा मेरे गाल को छूने की किसी को परमिशन नहीं। पीहू ने तुरंत अपनी माँ की बात को सपोर्ट किया तो जवाब में रोहित बुरा माने बिना हंसकर सीधा हो गया। न जाने क्यों आरव रायचंद के चेहरे पर भाव इस वक्त खिंच गए थे। उसकी नज़रें भले ही मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन उसके कान इन्हीं लोगों की तरफ थे। पीहू, बुरी बात होती है, बड़ों के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से बिहेव किया जाता है। मैं आपको कितनी बार समझाऊँ? प्रीति शर्मा ने साथ साथ अपनी बेटी को समझाते हुए बेहतर समझा, जिसके जवाब में वो नाराज़ होते हुए तुरंत जाकर आरव रायचंद की टांग से लिपट गई। प्रीति तो बेचारी बुरी तरह घबरा गई। पीहू, मेरे पास आओ। उसने अपनी बेटी को प्यार से पुचकारा, मगर उसे नो में सर हिलाकर मना कर दिया। रोहित इस सिचुएशन पर परेशान सा अपने बॉस के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल प्लेन एक्सप्रेशन लिए हुए था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, इतने में लिफ्ट खुल गई। प्रीति शर्मा ने बस एक पल को सोचा और फिर झपट कर पीहू को थाम लिया। वो तेज़ी से वहाँ से निकली थी। आज से तुम्हारी सारी डिमांड्स बंद हैं। आने दो नाना जी को। वापस आकर उनसे भी कहूँगी कि तुम पर सख्ती करें। तुम बहुत ज़िद्दी हो चुकी हो। अपनी कार के पास उसे उतार कर वो गुस्से में तेज़ तेज़ बोल रही थी कि आरव रायचंद की भारी आवाज़ पर वो एकदम सीधी हो गई। वैसे तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, भीगी बिल्ली बनी रहती हैं आप, लेकिन बच्ची को डांटने के मामले में आप शेर हो गई हैं। उसकी गुस्सा होने पर प्रीति का मुंह उतर गया। उसे क्या पता था कि वो जिनकी तरह आ धमकेगा, वरना तो वो ये काम कार में बैठकर कर लेती। उदास होकर उसने खुद को ही कोसा। सॉरी सर। धीमी आवाज़ में बोलती हुई वो कार का लॉक खोलने लगी और पीहू को उठाकर कार में बिठा दिया। बाय अंकल। पीहू ने तुरंत हाथ हवा में लहराया तो जवाब में आरव रायचंद ने भी हाथ हिला दिया। उसने रोहित और प्रीति को अपनी सेक्शन से हैरान कर दिया। प्रीति ने इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से ध्यान से कार निकाल ले गई। घर पहुंचकर वो खाना बनाने खड़ी हुई थी। पीहू को उसने कार्टून्स लगा दिए और कढ़ाई पनीर बनाकर सिम पर रख दिया। वो उसके पास आकर बैठी तो उसका दिमाग एक बार फिर आरव रायचंद की तरफ चला गया था। वो शानदार था। उसे देखकर हर कोई इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता था। उसकी रोशन रंगत और पर्सनालिटी ऐसी थी कि जब वो किसी को देखता तो लगता था कि जैसे उसे अंदर तक पढ़ लेगा। प्रीति को पता भी नहीं चल सका कि वो उसके ख़यालों में डूबती गई। मम्मा, आप मुझसे नाराज़ हैं? उसकी खामोशी को देखकर पीहू ने चिंता की तो उसने मासूमियत से सवाल पूछते हुए उसे ध्यान खींचने के लिए उसका बाजू हिलाया। वो चौंक कर अपने ख़यालों से बाहर आ गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे मेरी जान, मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? ये कहते ही उसने झटपट उसके गाल चूमे। मम्मा, भूख लगी है। कार्टून्स में ब्रेक के दौरान पीहू ने पेट पर हाथ फेरा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए और खाना निकालने के लिए उठ खड़ी हुई। डोरबेल की आवाज़ पर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी।
उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही लैंडलॉर्ड खड़ा दिखाई दिया था। जी कहिए, क्या काम है? प्रीति ने नमस्ते करने का फॉर्मेलिटी भी नहीं किया था। अरे आप तो बिल्कुल ही अजनबी बन गई हैं। हमारे बीच भी कोई रिश्ता है, इस चीज़ का ही लिहाज कर लें। दांत निकालते हुए उसने अपनी गंदी नज़रों से प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रीति ने पहले ही अच्छे से सर पर दुपट्टा संभाल रखा था। उसने घबरा कर अपना दुपट्टा फिर से ठीक किया। आपको अगर कोई काम नहीं तो जाए यहाँ से। उसके रूखे अंदाज को देखकर सामने वाले ने कान खुजाए। इतने में पीहू उसके पीछे दरवाजे तक चली आई थी। बच्ची को देखकर वो तुरंत उसे प्यार करने आगे बढ़ा, लेकिन प्रीति ने झट से पीहू को उसकी पहुंच से दूर करते हुए उसे अंदर कर दिया। अगर कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। बिना किसी लिहाज के उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी बशीर ने दरवाजे के पीछे अपना पाँव फंसा लिया। अरे आप तो नाराज़ ही हो गई। मैं तो इसलिए आया था कि मकान लेते वक्त जो एग्रीमेंट बनवाया गया था उसे रीन्यू करवाना है। आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। वो तुरंत पॉइंट पर आते हुए तेज़ी से बात ख़त्म करता प्रीति को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। देखिए, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे घर बदलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनवाने का क्या फ़ायदा? प्रीति की बात सुनते ही सामने वाले के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट चमकी। तुम्हें लगता है कोई मिल गया है, तभी यहाँ से भागने की जल्दी है। हम में भला क्या कमी है? उसके गंदे अंदाज की बकवास ने प्रीति जैसे शांत नेचर वाली लड़की का भी दिमाग गर्म कर दिया। हालांकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन बेहुदा बातें तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तभी उसका हाथ उठा और सामने वाले के गाल लाल कर गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं बहुत वक्त से तुम्हारी बेहुदा हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ, निकलो। वो मुट्ठी भींचे हुए बहुत गुस्से से बोली, जैसे उस आदमी को मार देना चाहती हो। वही उस पर घबराहट तारी हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और वहीं दरवाजे से पीठ लगाकर नीचे बैठते हुए सिसक सिसक कर रोने लगी। जब दोनों छोटे हाथ उसके हाथों पर आकर थामे तो पीहू ने मासूमियत से पूछा, मम्मा क्या हुआ? गंदे अंकल ने परेशान किया आपको? अपनी समझ से बड़ी बात पूछ लेने पर उसने प्रीति को चौंकने पर मजबूर कर दिया। वह हैरान थी कि उसकी बेटी इतनी सी उम्र में लोगों का बिहेवियर समझने लगी है। वो बेसाख्ता उसे सीने से लगा गई। पीहू को बातों में लगाकर उसने उसे खाना खिलाया और सुला दिया। फिर फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर आ गई। उसने दुबई में रह रहे अपने भाई को कॉल मिलाई, जो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे। कॉल रिसीव होते ही उसने उन्हें नमस्ते किया। कैसी हो? भाई ने हाल पूछा तो उसे बड़े ज़ोर से रोना आया, लेकिन रोने की ख्वाहिश दबा गई। भैया, आप कह रहे थे कि आप इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं पूछ रही थी कि कब तक वापस लौट रहे हैं। उसके भैया 10 साल से अब्रॉड में रह रहे थे। उनका वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस चल निकला था। उनके पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन माता जी का निदान अचानक हार्ट अटैक की वजह से 4 महीने पहले ही हुआ था। उनका पहले अपना घर था, लेकिन फरहान को बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उसकी माता जी ने घर बेचकर प्रीति का हिस्सा अलग करते हुए मांगी हुई रकम उसे दे दी थी। तब से वो रेंट पर ही रहते थे। उसके भैया उन्हें ये घर दिलवा कर गए थे। उनकी भाभी के जान पहचान वाले थे लैंडलॉर्ड। जब तक प्रीति की माँ जिंदा रही, वो आदमी ठीक रहा, लेकिन उसके अकेले पड़ते ही उस आदमी की नीयत बदल गई। वैसे भी हमारे समाज में अकेले औरत को आसान शिकार समझना एक दर्दनाक सोच है। माता जी के निधन के वक्त जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो वापस इंडिया आना चाह रहे हैं। ये सुनकर उसे चैन मिला था। इस वक्त वो इसी सिलसिले में उनसे पूछ रही थी, देखो अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं फ़िलहाल इंडिया नहीं आना चाहता। उसकी बात सुनते ही प्रीति के आंखों से आंसू बहने लगे और वो एकदम बेहाल होकर सोफे पर गिर सी गई। उसने सोचा था कि भैया आ जाएंगे तो वो उन्हीं के साथ रहेगी, लेकिन अचानक ही उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कुछ दिनों पहले उसकी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 1 महीना लगेगा और वो इंडिया वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके इनकार पर वो जैसे फिर से अकेली रह गई। तुम सुकून से वहीं रहती रहो, मैं तुम्हें रोज़ाना के खर्चे के पैसे भेजता रहूँगा। अब तो तुम भी जॉब कर रही हो, पीयू भी बड़ी हो गई है और तुम खुद भी बिज़ी रहती होगी। ऐसे में अकेलेपन कहाँ फ़ील होता होगा? उसके भैया क्या कह रहे थे? उसे अकेलापन फ़ील नहीं होता होगा।
वो उन्हें चीख चीख कर बताना चाहती थी कि वो बहुत अकेली है, उसे डर लगता है। वो कई रातों से सुकून से सो नहीं सकी। हर आहट पर वो खौफ से उठकर बैठ जाती है, लेकिन वो ये सब बोल नहीं सकी क्योंकि उसकी आवाज़ ने साथ नहीं दिया। अगले दिन वो वक्त से पहले ही घर से निकल आई थी। नीलम बाजी उसकी माँ के टाइम से ही उनके घर काम करने आ रही थी। उसकी माँ के निधन के बाद जब वो जॉब पर जाती थी तो वही पीहू की देखभाल करती थी, लेकिन अचानक ही उनकी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई, जिससे असली प्रॉब्लम शुरू हुई थी। 2 दिन तो उसने पीहू को नेबर के घर छोड़ा, लेकिन फिर पीहू ने कंप्लेन की कि उनके बच्चे उसे मारते हैं। ये बताते हुए वो बच्ची रो दी। अब प्रीति के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरन उसे पीहू को ऑफ़िस लाना पड़ रहा था। ऑफ़िस आकर उसने पीहू को अच्छी तरह समझाया कि उसे उसके केबिन से बाहर नहीं निकलना। उसने उसे टैबलेट दिया, कुछ सॉफ्ट टॉयज़ पकड़ाए, उसका बैग भी उसके पास रख दिया जिसमें उसकी ड्राइंग बुक्स, कलर्स और स्टोरी बुक्स थी। हालांकि अभी आरव के साथ मीटिंग फिक्स थी, वो उसे समझाकर अपने केबिन से निकल गई। उसके जाते ही पीहू ने ड्राइंग बुक निकाली और बिज़ी हो गई। हालांकि अभी तक वापसी नहीं हुई थी। पीहू ने नज़रें घुमाई तो उसे ग्लास वॉल से आरव रायचंद अपने ऑफिस की तरफ जाता दिखाई दिया। उसे देखकर वो एकदम एक्साइटेड हो गई। ड्राइंग हाथ में पकड़े केबिन से निकलते हुए वो उसके पीछे चल दी। आरव रायचंद रोहित के साथ बात करते हुए अपने शानदार ऑफिस में एंटर हुआ और सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठा था कि उसकी नज़र पीहू पर जाकर ठहर गई। वो उसके ध्यान देने पर खुश हुई और ज़ोरदार अंदाज में नमस्ते करके इससे पहले कि उसके पास जाती रोहित ने रास्ते में ही उसे रोक दिया। आप यहाँ क्यों हैं? आपको अपनी मम्मा के पास जाना चाहिए। रोहित की सॉफ्टनेस से पूछने पर उसने क्यूट सा मुंह बनाया। वो तो मीटिंग में बिज़ी है। पीहू की बात पर इससे पहले कि वो कुछ कहता वो फिर से बोल उठी। कल स्वीट अंकल ने मुझे गोदी में लिया था तो मैं उनका थैंक यू बोलने आई हूँ। मम्मा कहती हैं जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे उसका थैंक यू बोलना चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर वो इम्प्रेस हो बिना ना रह सके। तो इस वक्त आप मेरा थैंक यू बोलने आई हैं? आरव रायचंद के सवाल पर वो झट से रोहित की साइड से निकलकर तेज़ी से उसकी टेबल के पास आकर मेहरबान हुई और हाथ में पकड़ी बुक खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। आरव रायचंद ने क्यूरोसिटी से ड्राइंग पर नज़र डाली तो एक पल वो दंग रह गया। उसने काफ़ी अच्छे से उसका स्केच बनाने की कोशिश की थी। वो बिल्कुल उस जैसा नहीं था, लेकिन लुक काफ़ी हद तक मिलता था। आपने तो कमाल कर दिया। आरव रायचंद के मुंह से तारीफ़ के वर्ड सुनते ही उसका सीना खुशी के मारे चौड़ा हो गया। रोहित भी पास आते हुए इस ड्राइंग को देखने लगा था। और ये किसका स्केच है? उसने पेज पलटा तो एक और स्केच था, लेकिन उसके पूरे फेस पर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया था। जी, ये गंदे अंकल हैं, हर वक्त मम्मा को परेशान करते हैं। कल भी मम्मा को परेशान कर रहे थे तो मम्मा ने उनको थप्पड़ मारा, लेकिन बाद में वो खुद ही रोने लगी। कल के इंसिडेंट को शॉर्ट में बताते हुए आखिर में कुछ सोचती सी बोली, ये गंदे अंकल कौन हैं? आरव रायचंद के चेहरे का गुस्सा साफ था, लेकिन टोन में सॉफ्टनेस बनी रही थी। बशीर अंकल गंदे अंकल हैं। उसके मासूम चेहरे पर उस आदमी के लिए साफ नापसंदीदगी दिख रही थी। रोहित, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात को समझते हुए वो सर हिलाकर कमरे से निकल गया। आपके पापा नहीं हैं? ड्राइंग के पेजेस पलटते हुए आरव ने टोन कैजुअल रखा। पहले हम पापा के घर रहते थे, लेकिन वो मम्मा पर बहुत चीखते चिल्लाते थे, मम्मा को मारते भी थे। फिर एक दिन नानी हमें अपने साथ अपने घर ले गई और फिर कुछ दिनों बाद नानी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। उनको मेरी मम्मा बहुत मिस करती हैं। वो पल भर को मेहरबान हुई, फिर बोली, मम्मा के बाद एक नानी हुई थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मम्मा भी प्यार करती हैं, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं है। अपनी मासूमियत में वो उसे सारी बातें बताती जा रही थी। हालांकि प्रीति ने उसे मना कर रखा था कि किसी स्ट्रेंजर को घर की बातें नहीं बताते, लेकिन पीहू को आरव रायचंद इतना पसंद आया कि उसने अपनी माँ की इतनी इम्पोर्टेंट बात भी भुला दी। मैं ये पिक्चर रख सकता हूँ? आरव रायचंद ने उसका ध्यान भटकाने के लिए बात बदली। जी, आप रख सकते हैं, ये आपके लिए ही है। उसकी परमिशन मिलते ही आरव रायचंद ने वो पिक्चर ध्यान से निकाली और अपनी फ़ाइल में रख ली।
वो उसे ड्राइंग वापस कर रहा था कि प्रीति शर्मा जल्दी में ऑफिस में एंटर हुई। पीहू, मैंने कहा था आपको कि मेरे कैबिन में ही रहना। वो उसका बाजू पकड़ते हुए उसे डांटने लगी। सर, मैं परेशानी के लिए सॉरी चाहती हूँ। बेटी के बाद उसका ध्यान झट अपने बॉस की तरफ हुआ, जो उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। आपकी बेटी आपसे ज़्यादा समझदार है, वो मुझे परेशान नहीं करती। सामने वाले के ताने पर भी वो शर्मिंदा होकर सर झुका गई। खैर, एचआर के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? और बाकी डिटेल्स आप मुझे मेल करें। सामने वाले के दिए गए ऑर्डर पर उसका सर एक झटके से ऊपर उठा। सर, वो झट से परेशान हुई। उसे एक्चुअली एक घर देखने के लिए निकलना था। लंच के बाद उसने सोचा था कि हाफ डे लेगी, लेकिन किस्मत तो देखो। अरे, आप तो मेल का सुनकर ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैंने आपसे संडे की हॉलीडे मांग रही हूँ। आरिफ के ताने पर वो घबरा गई। सर, मैं आपको कल मेल भेज सकती हूँ, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि रात को आपको मेल करूँगी। उसे पता ही नहीं चला कि वो उसे कन्विंस करने के चक्कर में उसके पास हो गई है। अभी क्या प्रॉब्लम है? सवाल किया गया। इस दौरान पीहू उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे ये सीन बड़ा फ़नी लग रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देती हूँ ये काम, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से हाफ डे चाहिए। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। लीव किस लिए चाहिए? वो उसकी तरफ फेस करते हुए इंक्वायरी पर उतर आया। सर, मुझे एक पर्सनल काम निपटाना है। उसके गोलमोल जवाब पर उसने प्रीति को घूर कर देखा। कितना पर्सनल? उसने पर्सनल पर जोर देते हुए उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ दी। सब हर बात में आपको तो नहीं बता सकती। वो इस आदमी से घबराई नहीं बल्कि इरिटेट हो गई। आप तो काफ़ी रूड भी हैं। आरव रायचंद की तरफ से फिर से ताना मारा गया। प्रीति ने आगे बढ़कर उसे अपनी बात की सफाई देनी चाहिए कि उसका अचानक बैलेंस बिगड़ गया, जिसके रिज़ल्ट में वो पूरी आरव रायचंद पर झुक गई। वो तो शुक्र हुआ कि उसने वक्त पर चेयर के हैंडल्स पर अपने दोनों हाथ जमा लिए, वरना तो वो सीधी उसके चौड़े सीने में जमा जाती। किस कदर शर्मिंदगी वाली सिचुएशन थी। आरव काम बैठा उसके एक्सप्रेशंस को डेफिनेटली एंजॉय कर रहा था। उसने अपनी हंसी दबाने के लिए होंठों पर मुट्ठी जमा रखी थी, तो वही प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखें और फाड़े उसे देख रही थी। कमर में दर्द हो जाएगा। आरव की विस्पर पर वह घबराई और पीछे होते हुए अपने लाल पड़ चुके गालों को थपथपाते हुए पीहू की तरफ बढ़ी। मम्मा, शुक्र है आपने चेयर पकड़ ली, वरना तो आप सीधी अंकल की गोदी में गिर जाती। ओह, पीहू की लंबी जुबान। इस पल प्रीति का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समाए। उसने टाइम वेस्ट किए बिना पीहू का बाजू पकड़ा और तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। पीछे आरव रायचंद इतने टाइम बाद खुलकर हंसा था। प्रीति का शर्मिंदा चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशंस याद करते हुए उसकी हंसी ही नहीं थम रही थी। एक वीक हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक मनपसंद घर नहीं मिला था। जो घर एजेंसी वाले दिखा रहे थे वो उसकी डिमांड के ऑपोजिट थे। उसने दो चीज़ें मांगी थी, घर की सिक्योरिटी अच्छी हो और घर साफ़ सुथरा ऑफिस के पास हो, लेकिन हर बार दो में से एक चीज़ रह जाती। ऑफिस का लोड, घर की टेंशन और पीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब ने मिलकर उसे थका दिया था। वो आज ऑफिस से लौटी तो उसे हल्का हल्का सा फीवर हो रहा था। उसने खिचड़ी पकाई और दोनों माँ बेटी खाना खाकर आज जल्दी बेड पर लेट गई। पीहू को सुलाकर उसने फीवर की टैबलेट खाई और पानी पी के लाइट ऑफ कर दी। वो जैसे ही रूम में जाने लगी, उसे लगा कि कोई मेन डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। प्रीति की जान आफत में आ गई। वो दबे पांव रूम की तरफ गई और रूम अंदर से लॉक करते हुए मोबाइल उठाकर कैमरा की फुटेज चेक करने लगी। दरवाजे पर बशीर ही था, साथ दो आदमी थे। उसके शक की कंफर्मेशन हुई, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात ये थी कि वो लोग उसके डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस मोमेंट पर प्रीति को शिद्दत से एक आदमी की कमी में का एहसास हुआ। ये घबराने का वक्त नहीं था, डरने का वक्त नहीं था। उसने दिमाग शांत रखा और अगले ही पल वो रोहित के नंबर पर कॉल लगा चुकी थी। इस वक्त एक वही आदमी था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यह नंबर रोहित का नहीं, आरव रायचंद का ही था। उसके दो नंबर थे। प्राइवेट नंबर वाला फ़ोन सारा वक्त रोहित के पास होता था, उसी पर सबकी कॉल्स आती थी जिसे वो अटेंड करता। फ़ोन दूसरी बेल पर रिसीव हुआ था। उसने दूसरी तरफ से बोलने का वेट भी नहीं किया। रोहित, मेरा लैंडलॉर्ड मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ तुम कुछ करो, मैं अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अकेली हूँ। वो डर के मारे जल्दी में बोल रही थी जब दूसरी तरफ से वो तेज़ी से बोला, आप रूम लॉक करके पीहू को लेकर बाथरूम में जाएं और ख़ुद को वहाँ लॉक कर लें। मैं बस कुछ देर में पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाऊँ।
आरव की इंस्ट्रक्शन सुनते ही उसने सोती हुई पीहू को गोदी में उठाया और तेज़ी से बाथरूम में जाकर ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। इस वजह से पीहू डिस्टर्ब हुई थी। वो नींद से उठते ही बोली, मम्मा क्या हुआ है? प्रीति को रोते देखकर वो अच्छी खासी परेशान हुई। कुछ नहीं, तुम बस यहाँ खामोशी से बैठ जाओ। उसने पीहू को वॉश बेसिन के पास रखे एक स्टूल अपने पास खींचकर उस पर बैठा दिया। पीहू स्टूल पर बैठी थी और वो हाथ धो रही थी। उसने फ़ोन एक बार फिर कान से लगा लिया। कॉल कटी नहीं थी। दूसरी तरफ वो शायद दूसरे मोबाइल पर किसी से बात करते हुए चीख रहा था। तभी बशीर लॉक तोड़ने में कामयाब हो गया। खुश होते हुए घर के अंदर एंटर होकर वो रूम्स चेक करने लगा। एक रूम खाली था जबकि दूसरे पर लॉक लगा हुआ था। उसने ज़ोर लगाना शुरू किया और 2-3 झटकों के बाद दरवाज़ा खुल गया। कहाँ छिपी है बुलबुल? अब ये छुपना छुपाना बेकार है। शैतान का रूप लिए वो कमरे की तलाशी शुरू कर चुका था। उसके साथ आए 2 लोग भी यही काम करने लगे। मुझे लगता है वो बाथरूम में है। इतना कहकर उसके साथ आए आदमी ने दरवाजे पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। अंदर मौजूद पीहू अपनी माँ के सीने से चिपकी हुई थी। वही प्रीति का डर भरी चीख ने आरव रायचंद को पागल कर दिया था। इससे पहले कि वो लोग दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते, पुलिस फोर्स तेज़ी से अंदर एंटर हुई और उन्हें पकड़ चुकी थी। साले, तुम लोग तो अब अपनी खैर मनाओ। आरव रायचंद ने तुम्हारे साथ वो करना है कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। एसएसपी ने उन तीनों की अच्छी तरह तलाशी लेते हुए उन्हें बाहर भेज दिया। फिर बाथरूम का दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इतने में वहाँ आरव रायचंद भी पहुँच चुका था। यार, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। तैमूर की बात सुनते ही उसने उसे एक तरफ किया और दरवाज़ा बजाते हुए पीहू को आवाज़ देने लगा। पीहू, ये मैं हूँ, आपका अच्छे वाला अंकल। आपने मेरा स्केच बनाया था, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तैमूर ने उसका ये रूप पहली बार देखा था। वो गुस्सैल नेचर का बंदा था। ये सॉफ्टनेस तो उसने आरव में देखी ही नहीं थी। मम्मा, पीहू ने प्रीति का कंधा हिलाकर उसे ध्यान दिलाना चाहा, लेकिन वो उसे खुद से लगाए ऐसे बैठी रही। उसका फीवर बढ़ चुका था। दिल और दिमाग इस मोमेंट पर जैसे काम करना छोड़ चुके थे। इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तैमूर को चिंता हुई। आरव रायचंद ने बस एक पल सोचा और अगले ही पल पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया, जिसके रिज़ल्ट में दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाज़ा पूरी ताकत से दीवार से जा टकराया। वो दोनों तेज़ी से आगे पीछे एंटर हुए। मिस शर्मा, आप ठीक हैं? वो घुटनों के बल उनके सामने बैठा चिंता से पूछ रहा था। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं बच्ची को लेकर जाता हूँ, तुम इन्हें बाहर लेकर आओ। गंभीरता से कहते हुए वो पीहू को गोद में उठाए बाहर निकला। मम्मा, मम्मा। पीहू के हाथ अपनी माँ की तरफ फैले हुए थे। मम्मा को आरव अंकल लेकर आ रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। मेरी भी आपकी तरह एक डोल बेटी है, डेफिनेटली आप उससे मिलकर खुश हो जाएंगी। वो उसे प्यार से सहलाता वहाँ से निकलता चला गया। दूसरी तरफ आरव रायचंद ने प्रीति के सर पर हाथ रखे तो वो बेहोश होकर उसकी तरफ गिरने लगी। उसने तेज़ी से उसे संभाल लिया। इस वक्त उसके पास गुस्से का लेवल ही अलग था। अंदर इमरजेंसी में प्रीति का ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि बाहर वो कॉरिडोर के कॉर्नर में फ़ोन कान से लगाए रोहित से बात कर रहा था। मुझे वो आदमी जेल से बाहर दिखाई न दे, लेकिन उससे पहले उसे एक बार मौत का मज़ा ज़रूर चखाना। उसे भी तो पता चले कि जब इंसान लाचार हो तो उसे कैसा लगता है। गुस्से में कहते हुए उसने फ़ोन कॉल कट की, क्योंकि तैमूर की कॉल आ रही थी। पीहू कैसी है? उसके टोन में बेचैनी देखकर तैमूर हैरान हो गया। तुम आरव रायचंद ही हो ना? उसके मजाक पर वो भड़क उठा। बकवास बंद कर, मुंह तोड़ दूंगा। उसके गुस्सैल अंदाज पर दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। कुछ देर पहले मैंने उस आदमी को सॉफ्ट टोन में बात करते हुए सुना था। वो उसे छेड़कर मज़ा ले रहा था। मुझे लगता है तुझसे मिलने आना पड़ेगा। उसकी वार्निंग देने पर वो संभल गया। एक तो यार तू मजाक भी नहीं समझता। खैर जाने दे। पीहू का पूछ रहा है ना तू? वो बिल्कुल ठीक है। ज़ारा के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। वैसे भी बच्चा जल्दी मान जाता है। तुम उसकी छोड़ो, मिस शर्मा का बताओ। ये सवाल करते हुए टोन में सीरियसनेस वापस आ गई थी। एमरजेंसी में है, अभी मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके परेशान अंदाज से तैमूर को बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो ये सब अभी फ़िलहाल उसे नहीं कह सकता था। पहले ही उसका मूड ख़राब था। ऐसा ना हो कि उसका मजाक भारी पड़ जाए। आरव रायचंद फ़ोन बंद करके पॉकेट में रख चुका था और इमरजेंसी रूम से निकलते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ा।
एक तो पेशेंट को पहले ही शॉक लगा था, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस की वजह से हार्ट बीट पर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब वो ठीक हैं। अभी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स में वो सो रही हैं। सुबह उठती हैं तो उनकी कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि डिस्चार्ज करना है या रखना है। प्रोफेशनल तरीके से सारी बात करते हुए डॉक्टर ने आरव को एक सॉफ्ट स्माइल दी और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद प्रीति को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आरव रायचंद ने उसके लिए प्राइवेट रूम लिया था ताकि प्रीति शर्मा को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वो रूम में एंटर हुआ और बेड के पास बैठ गया। कई मोमेंट्स तक वो उसे ऐसे ही बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसे देखकर हमेशा आरव रायचंद को अपनी माँ याद आ जाती थी। उनमें भी हमेशा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी रही थी, जिस वजह से उसके डैड ने कभी उन्हें पसंद नहीं किया। आरव ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो उन्हें कॉन्फिडेंट बनाए, लेकिन सब बेकार गया। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। इस बात का उसकी माँ ने इतना शौक किया कि वो रूम में बंद होकर रह गई और फिर एक दिन वो बेडरूम में बेजान मिली। वो हमेशा ख़ुद को लाचार समझकर सहती रही, कभी खुद से आगे बढ़कर चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की। अगर वो ऐसा करती तो आज वो ज़िंदा होती। लेकिन प्रीति शर्मा उन जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बुरे वक्त से गुजरना जानती थी। उसकी मैरिज लाइफ फेल हो गई थी, मगर वो फिर भी मजबूती से अपनी लाइफ का सामना कर रही थी। उसकी माँ चली गई लेकिन वो टूटी नहीं। वो खुद के साथ साथ अपनी बेटी को भी संभाल रही थी और आज जिस तरह उसने हिम्मत दिखाई वो तारीफ़ के काबिल था। वो सच में अपनी माँ जैसी नहीं थी, बल्कि वो बहादुर थी। हाँ, वो जल्दी घबरा जाती, बल्कि बुरे हालात से लड़ने की कोशिश ज़रूर करती थी। न जाने कब तक वो उसे ऐसे ही देखते हुए ख़यालों में खो गया। उबासी ली और कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद जिस वक्त रूम से नर्स निकली, आरव रायचंद सोफे पर सर टिकाकर शायद सो गया था। नर्स ने एक मुस्कुराती नज़र उस हैंडसम आदमी पर डाली और रूम से निकल गई। न जाने क्या टाइम हुआ था जब उसके फ़ोन की रिंगटोन आरव रायचंद को जगाने के काम बनी। उसने हाथ मारकर फ़ोन उठाया और कान से लगाया। सर, अब अपना फ़ोन चेक करें। रोहित की घबराई हुई आवाज़ सुनते ही उसने कॉल कट की और सोशल मीडिया ओपन किया। ये क्या बकवास है? हर तरफ चल रही न्यूज़ को देखकर वो पूरी तरह चिल्लाया। प्रीति जो धीरे धीरे होश में आ रही थी, इस चीख पर पूरी तरह होश में आ गई। आंखें फाड़े आसपास देखने लगी। उसकी नज़र आरव रायचंद पर गई और ठीक उसी वक्त आरव ने भी उसे देख लिया। वो तेज़ी से उस तक पहुंचा और उसे बैठने में हेल्प की। अब कैसा फ़ील कर रही हैं आप? अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखते हुए वो काम टोन में पूछने लगा। मैं ठीक हूँ। पीहू कहाँ है? उसे अपनी बेटी की चिंता में देखकर उसने तैमूर को कॉल मिलाकर पीहू से बात करवाने के लिए कहा था। पीहू सेफ हाथों में थी और सबसे बढ़कर वो वहाँ खुश थी। ये जानकर वो रिलैक्स हो गई। आप रेस्ट करें, मैं नर्स को भेजता हूँ। आने वाली कॉल को देखकर जल्दी में वो वहाँ से बाहर निकला। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में रोहित और तैमूर दोनों मौजूद थे। जिस वक्त आप प्रीति शर्मा को बेहोशी की हालत में उठा कर ला रहे थे, उस वक्त कोई न्यूज़ वाला ज़रूर था। रोहित की इस बात पर तैमूर ने भी एग्री किया। इन लोगों को सिर्फ मसाला न्यूज़ से मतलब है। किसी शरीफ लड़की की इज्जत पर क्या बीतेगी, ये बात नहीं सोची उन्होंने। एक तो वैसे ही मिस शर्मा की सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है, ऊपर से ये न्यूज़ डेफिनेटली ऐसे में उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठेगा। बेचारी एक बच्ची के साथ कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगी। तैमूर ने सीरियसनेस से हर बात को ध्यान रखते हुए एक नज़र आरव रायचंद के चेहरे पर डाली, जो एकदम प्लेन हो गया था। मिस शर्मा की तो तबीयत भी ठीक नहीं, पहले ही उन्हें स्ट्रेस है, अब ऐसे में ये न्यूज़। रोहित की बात अधूरी छोड़ते हुए उसने आग में घी डालने का काम किया। मिस शर्मा के साथ मेरे विवाह का अरेंजमेंट करो। मैं आज और अभी प्रीति से विवाह करूँगा। अगर बदनामी की वजह मेरी वजह से है तो उसे प्रोटेक्शन भी आरव रायचंद ही देगा। अपनी बात कहकर वो उन दोनों को बड़ा झटका देते हुए रूम की तरफ चल दिया। वो नर्स के साथ बाथरूम से निकलकर बेड पर बैठी थी जब उसने नर्स को बाहर जाने को कहा। आपका ब्रेकफास्ट आ रहा है और साथ पंडित जी को भी बुला लिया है। आरव रायचंद की बात सुनते ही प्रीति को कुछ मोमेंट्स लगे समझने में। ब्रेकफास्ट से पंडित जी का क्या कनेक्शन है? वो भी ये बात सोच ही रही थी कि आरव ने उस पर जैसे बॉम्ब फोड़ दिया। कुछ देर में हमारा विवाह है। प्रीति ने हैरानी से उसे देखा। जिस तरह के हालात बन चुके हैं, ऐसे में आपको एक आदमी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि पीहू को कोई उसकी माँ के कैरेक्टर का ताना मारे। जो कुछ कल हुआ
वो बच्ची तो अब तक उस शौक से नहीं निकल पाएगी। ये सच है कि बच्चे जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन वो कुछ भूलते नहीं। अगर आपको पीहू की सेफ्टी चाहिए और आप चाहती हैं कि वो खुश रहे, तो आपको ये विवाह करना होगा। यकीन रखें, मैं पीहू के लिए एक अच्छा पिता प्रूफ होऊंगा। वो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे प्रीति शर्मा की नज़रों में उस आदमी की इज़्ज़त बढ़ती जा रही थी। उस आदमी का लुक जितना अच्छा था, उसका दिल उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा था। प्रीति शर्मा उसी मोमेंट उस आदमी पर अपना दिल हार बैठी। मुझे मंजूर है। अपनी सारी बातों के जवाब में उसका हल्का सा हाँ एक मोमेंट को आरव को शांत कर गया। वो चेहरा झुकाए अपने हाथ देख रही थी, तो वहीं वो उसे देखे जा रहा था। फिर कुछ विटनेसेस की प्रेजेंस में उनका विवाह हो गया, लेकिन इससे पहले आरव रायचंद ने प्रीति शर्मा के भैया को सारी सिचुएशन बता दी थी। वो भी इस विवाह से सेटिस्फाइड थे। आरव रायचंद कोई छोटा नाम नहीं था, वो उसके नाम और काम को जानते थे। विवाह की रस्म में वो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट थे। मम्मा, हम सच में अपने घर जा रहे हैं। ये 10वीं बार था जो पीहू ने अपने सवाल दोहराया था। इस सवाल को बार बार करते हुए वो प्रीति को शर्मिंदा कर रही थी। वही आरव रायचंद को उसका मासूम अंदाज़ अच्छा लग रहा था। हम अपने घर आ गए। आरव रायचंद के बताने पर वो खुश होती हुई प्रीति की गोदी से निकलकर आरव रायचंद की गोदी में चढ़ गई। वो पूरी तरह एक्साइटेड थी। उफ़, ये घर कितना बड़ा है। अरे इसमें तो लॉन भी है। वो आरव की गोदी से उतरते ही लॉन की तरफ दौड़ी। पीहू आराम से दूसरी तरफ से उतर कर आई तो आरव को उसकी चिंता हुई। ये उसका अपना घर है, उसे बेफिक्री से देख लेने दें। बल्कि आप चाहें तो मैं आपको भी विज़िट करवा सकता हूँ। सामने वाले की ऑफ़र पर वो हाथ हिलाते हुए मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे तो झूला ही नहीं है। वो वापस आते हुए उदास हुई तो आरव ने झुककर उसे गोदी में उठा लिया। पहले मैं अकेला था तो झूले की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप आ गए हैं तो झूला भी आ जाएगा। आरव रायचंद ने झुककर उसका गाल छूते हुए जैसे उसे खुशखबरी सुनाई तो वो उसके गले में बाहें डाल गई। इस मोमेंट पर उन दोनों को कोई देख लेता तो ये नहीं कह सकता था कि वो असल में बाप बेटी नहीं है। उन्हें ऐसे बिजी देखकर पीहू दूसरी तरफ बढ़ने लगी थी कि आरव ने झट उसकी कलाई पकड़ ली और उसी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर उसने सबसे पहले उसे तमाम सर्वेंट से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद उसने पीहू को उसका रूम दिखाया। ये सब बहुत कम वक्त में उसने रेडी करवाया था। पीहू तो अपने अलग रूम देखकर ही खुशी से पागल हो गई थी। रूम बिल्कुल मॉडर्न था। उसकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सूजी को दी थी। सूजी एक मिडिल एज वुमेन थी। चलें, अब मैं आपको हमारा बेडरूम दिखाता हूँ। पीहू को बिज़ी देखकर वो सूजी को उसका ध्यान रखने के लिए कहता हुआ उसका हाथ पकड़कर रूम से निकला तो वो उसके साथ ऐसे चल रही थी जैसे हवा में चल रही हो। यह आपका बेडरूम है। मैंने कोशिश की है कि आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें आपको मिलें, लेकिन फिर भी कोई कमी हो तो आप खुद शॉपिंग कर सकती हैं। कुछ देर में खाना लग जाएगा तो हम साथ मिलकर खाएंगे। मैं तब तक स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मुझे पुराने घर से कुछ ज़रूरी सामान लेना है। उसे जाते देखकर वो भी बोली, जी ठीक है। वो पलटने ही वाला था कि अचानक उसके पास आया। ये घर और आरव रायचंद दोनों ही आपकी प्रॉपर्टी हैं, तो ख़ुद को स्ट्रेंजर फील मत करें। अब आप यहाँ की मालकिन हैं। वो इज़्ज़त दे रहा था। उस दिन से सर आंखों पर बिठा रहा था उसे, और उसे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। बेसाख्ता ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के अंदर उसकी आंखें भर आईं। आप रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी आंखों को बारी बारी सॉफ्टनेस से छूते हुए उसे वही छोड़कर निकल गया। पीछे वो एक अच्छी फीलिंग में घिरे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सामने वाला जितना शानदार था उसका रूम भी उतना ही शानदार था। यहाँ तक कि उसने पीहू का बनाया गया स्केच भी फ्रेम करवाकर साइड टेबल पर रखा था। अच्छे खाने के बाद पीहू को उसने सूजी के साथ सोने भेज दिया और वह खुद प्रीति का हाथ पकड़कर उसे लॉन में ले आया था। प्रीति उसे बताना चाहती थी कि जब वो ऐसे हक से उसका हाथ थामता है तो उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है, लेकिन वो ये बात कह नहीं सकती थी। आप इतनी साइलेंट क्यों हैं? कुछ बोल देना। आरव को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लगी थी। मैं क्या बोलूं? वो इतना धीमे टोन में बोल रही थी कि आरव को मुश्किल से ही सुनाई दिया। यही बोल दें कि मेरा हाथ पकड़ना आपको अच्छा लगा है। उसे पता नहीं था कि आरव रायचंद उसकी चोरी पकड़ लेगा।
वो इस वक्त बुरी तरह से फंस गई थी। ऐसी बात नहीं है। वो पीछे होते हुए सफाई देने लगी थी कि आरव ने उसे हल्का सा झटका देकर अपने पास कर लिया। उसकी बैग पर दोनों हाथ बांधते हुए बोला, फिर कैसी बात है? वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता हुआ धीमे टोन में बोला था, हम सब मुस्कुराएं, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन वो आरव से इस कदर बोल्ड बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर रही थी। जब भी वो उसके होश उड़ाता था हमेशा अलग मूड में होता था। ये अचानक वो मूड बदलकर रोमांटिक मूड में कैसे चेंज हो गया? आपकी आंखें पहले ही इतनी बड़ी बड़ी हैं, इन्हें और फैलाएंगी तो मैं इनमें डूब जाऊंगा। उसकी टोन हैवी होते हुए विस्पर में बदलती चली गई, लेकिन जान निकाल गया। इससे पहले वो कोई आगे बढ़ता, उसके फ़ोन के रिंग पर वो मैजिकल मोमेंट एकदम टूट गया। आरव रायचंद की ग्रिप उस पर वीक पड़ी, जिसका फ़ायदा उठाकर वो उसके पास से निकलती हुई वहाँ से दौड़ गई। तो वहीं आरव रायचंद ने मूड ऑफ होते हुए कॉल रिसीव की। प्रीति अगर नहीं बैठना चाहती थी, वो ऑफिस में अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी। उसकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए आरव रायचंद आज उसे अपने साथ ऑफिस लाया था। ऑफिस में आते ही उसे बड़े चेंज का फ़ील हुआ। हर कोई वहाँ उसे आरव रायचंद की वाइफ के तौर पर प्रोटोकॉल दे रहा था। मुझे तो उसी दिन समझ आ जाना चाहिए था कि मैम और सर के बीच इतना मजबूत रिश्ता है, वरना वो ऐसे किसी तीसरे की बच्ची को गोद में बैठाने क्यों लगे। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे सर और मिसेस शर्मा की जोड़ी कमाल की है। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे तो पहले क्यों नहीं बताया? सबको अगर न्यूज़ लीक नहीं होती तो हम आज भी इग्नोरेंट होते। जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी। कोई खुश था तो कोई जल गया था। प्रीति सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी। इस आखिरी बात को सुनते ही वो बुरी तरह चौंकी। क्या ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं अनअवेयर हूँ? उसके सवाल पर रिदा, जो इंटर्न थी, उसने सारी न्यूज़ मिर्च मसाले के साथ उसके कान में डाल दी। इसने उसे शॉक में डाल दिया। वो गुस्से की कंडीशन में भरी आरव रायचंद के कैबिन में एंटर हुई और उसके सर पर जा पहुंची। तो अब मैं समझी, आपने अचानक मुझसे विवाह का डिसीजन क्यों लिया? आपको अपने साथ बच्ची चाहिए थी। उसके गुस्से वाला फेस को देखकर पहले वो हैरान हुआ, फिर खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकते हैं? चेयर पर मज़ा लेकर झूलते हुए उसके लाल टमाटर जैसे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए बोला, मुझ पर तरस खाया होगा, सोचा होगा कि अनाथ की सर पर हाथ रख दूं, पुण्य ही मिल जाएगा। जितना कड़वा बोल सकती थी बोल गई, और बोलने के बाद खुद ही उसे गहरा दुख सा हो रहा था। लेकिन क्यों हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस यही मुझे समझ आया। वो सरप्राइज़ शो करते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बैग पर गुजार कर उसे अपनी तरफ खींचती हुई गोदी में बिठा कर गया और उसके शोल्डर पर अपनी चिन टिका ली। मिसेस आरव रायचंद के अंदर ये बच्चा जैसा गुस्सा कहाँ से आ गया? वो स्पीचलेस थी। जानती हैं, शुरू से ही मैं आपसे इरिटेट होता था। नहीं, आपसे नहीं, आप तो प्यारी लगती थी, लेकिन आपको ऐसे परेशान होना, घबराना मुझे बिल्कुल चीज़ें दिलाने का रीज़न बनता था। आरव रायचंद की सच्चाई पर प्रीति को गुस्सा आया। जिस तरह आप घूर कर देखते और गुस्सा दिखाते थे, मुझे क्या करना चाहिए था ऐसे में? बेशक सिचुएशन की वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी थी, लेकिन इस तरह आप खुशैल बने घूमते हैं, आपसे तो हर बंदा डर खाता है। वो बोल उठी तो आरव रायचंद को मज़ा आया, जिसका एक्सप्रेशन उसने उसके गाल के सॉफ्टनेस से छू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में हैं। वो नर्वस होकर पीछे हटने लगी तो आरव ने अपनी ग्रिप टाइट कर ली। उस दिन की तरह आपको भागने नहीं दूंगा। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वो तो जैसे उसके बोल्ड सेंटेंस से आज उसकी जान लेना चाहती थी। मेरी माँ हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रही। डैड और मैंने हर पॉसिबल कोशिश की कि उन्हें कंफर्ट जोन दिया जाए ताकि वो इस कंडीशन से निकल आए, लेकिन वो शायद मेंटली फिक्स हो चुकी थी। उन पर हमेशा यही थॉट डोमिनेंट रहती थी कि वो गांव की एक कम पढ़ी लिखी औरत है। डैड कब तक उनका साथ देते? वो उनके साथ चलने को रेडी नहीं थी। ऐसे में डैड ने दूसरी शादी कर ली। माँ ने खुद को रूम में बंद कर लिया और फिर एक दिन वो खामोशी से ये दुनिया छोड़ गई। सीरियसनेस से बोलते हुए उसने कुछ मोमेंट्स को पास लिया। प्रीति ने इस दौरान उसके हाथों पर सॉफ्टनेस का प्रेशर डालते हुए, उसके हाथ कंसोल करते हुए सहलाए थे। तुम्हें जब देखा तो मुझे तुम माँ जैसी लगी।
लेकिन जब तुम्हें धीरे धीरे जानना शुरू किया तो जाना कि प्रीति शर्मा तो बहुत बहादुर है। वो हालात से लड़ना जानती है और उन हालात से निकलना भी जानती है। अपने वर्ड्स से उसे रिस्पेक्ट देते हुए आरव रायचंद ने उसके सर प्राउड फीलिंग से चूमा तो प्रीति भीगे आंसू से मुस्कुराई। आप बहुत अलग आदमी हैं, वो बस इतना ही कह सकी। आपको कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं। आरव ने उसके मुंह पर सरप्राइज़ शो किया। आपने अपनी तारीफ़ खुद ही कर ली है। स्माइल दबाते हुए उसने अपना डिफेंस किया। मिस्टर आरव, आप तो बहुत चीटर हैं। वो ड्रामा गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसके गाल से अपना गाल दबा रहा था। ओफ जालिम, वो उसके पास एक बच्ची की तरह परेशान हो गई। अब से जालिम भी, उसके कान में विस्पर करते हुए आरव का टोन मीनिंगफुल था, जिसने उसे बुरी तरह नर्वसनेस में डाल दिया। मेरी एचआर के साथ ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ जाने दें, उसने रिक्वेस्ट की तो आरव ने तरस खाकर उसे सॉफ्टनेस से अपने पास से फ्री कर दिया। अगले पल उसकी कलाई थाम ली। ये एचआर के साथ कुछ ज़्यादा ही मीटिंग्स नहीं हो रही हैं तो आपकी? आरव ने दोनों से बोलते हुए हालांकि दिल में डाउट का कारण बना। आप जल रहे हैं। जलना भी चाहिए, एचआर वाले काफ़ी हैंडसम जो है। वो ऐसे नॉटी टोन अपनाए हुए थी कि आरव के दिल को छू गई। आज घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड किस कदर हैंडसम है। हाँ, लेकिन उसकी कलाई हल्के से ट्विस्ट करते हुए वो उसका हाथ छोड़ गया तो वो भागने के लिए मुड़ी। फेस पर नॉटी एक्सप्रेशन लिए उस पर एक नज़र डाली और अगले ही पल भाग निकली। पीछे आरव मुस्कुराते हुए सीट पर सर डालकर बैठ गया। अब कम वक्त काम में किसका दिल लगना था। आज संडे था, ऐसे में उन सबका ब्रेकफास्ट लेट हो रहा था। अंकल, पीहू ने कुछ कहना चाहा था कि आरव ने सॉफ्टनेस से उसे टोका। अंकल नहीं, पापा बोलो, मैं आपका पापा बन गया हूँ। आरव रायचंद के प्यार से समझाने पर उसने सामने वाले की बात की कंफर्मेशन के लिए अपनी मम्मा की तरफ देखा तो प्रीति ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अच्छे वाले अंकल अब अच्छे वाले पापा बन गए हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। साथ बैठे आरव रायचंद ने झुककर उसका सर चूमा और उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट डालने लगा। प्रीति ने नोटिस किया कि वो ना तो उसकी तरफ देख रहा है और ना ही उससे बात कर रहा था, यानी वो उससे नाराज़ था और वो उसकी वजह से भी अवेयर थी। रात वो उसकी ख्वाहिश से नज़रें चुराती हुई पीहू के रूम में जाकर सो गई थी, जिस बात का उसे बाद में रिग्रेट भी हुआ था। वो हर तरह से उसका अब उसकी बेटी का ध्यान रख रहा था और बदले में वो उसे क्या दे रही थी? कुछ भी नहीं। मुंह लटकाए उसने आरव को देखा। उसे पीहू के साथ बिज़ी देखकर उसने ब्रेकफास्ट से हाथ खींचा ही था कि आरव का सख्त टोन पर वो घबरा कर सीधी हुई। अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करें। बेशक वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी पर था। आरव रायचंद पर प्यार भरी नज़र डालते हुए वो खुश खुश ब्रेकफास्ट करने में बिज़ी हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद आरव रायचंद किसी काम से निकल गया। वो और पीहू के साथ बिज़ी हो गई। आरव ने उन्हें शाम में बाहर ले जाने का बोला था। वो दोनों माँ बेटी उसी हिसाब से रेडी होकर आरव का वेट कर रही थी कि सर्वेंट ने आरव रायचंद के डैड के आने की न्यूज़ दी। हालांकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आरव रायचंद की वजह से वो रूम से निकलकर नीचे चली गई। उसका हाथ थामे पीहू भी उसके साथ थी। उसने रिस्पेक्ट से नमस्ते किया तो वही रायचंद ने उसे सर से पाँव तक देखने के बाद एक वो सैली नज़र पीहू पर भी डाली, जो उनके घूरने पर घबराकर प्रीति के आंचल में छुप गई थी। इस सीन को वहाँ आते आरव रायचंद ने गौर से देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन वो गुस्सा करने की बजाय उन्हें नमस्ते करता, उनका हाल चाल लेता और पीहू को अपने पास बुलाने का इशारा कर गया। बाप का इशारा मिलते ही वो बिना किसी झिझक के दौड़ती हुई उसकी गोदी में चढ़कर बैठ गई। प्रीति, आप भी बैठ जाएं। गुमसुम सी खड़ी प्रीति ने इस सॉफ्टनेस भरे ऑर्डर पर अमल करते हुए बैठने के लिए जगह बनाई थी कि आरव रायचंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही बिठा लिया। उसका अंदाज़ नॉर्मल था। ना ये लड़की मेरी बहू है, ना ही इस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता है। उनके कड़वे टोन पर पीहू ने बस उन्हें एक नज़र देखा। उसके बाद वो मोबाइल में बिज़ी हो चुकी थी, जो आरव ने उसे गोदी में बिठाने के बाद पकड़ाया था। प्रीति बल्कि घबरा उठी। जिस तरह मैंने माँ की ज़िंदगी में आपकी वाइफ को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल वैसे ही आपको भी मेरी वाइफ और बेटी को एक्सेप्ट करना होगा।
वो भी उन्हीं का खून था, उन्हीं के अंदाज में उनसे बात कर रहा था। वो बात और थी, ये बात और है। वो कुछ थी में पड़े थे। बात तो खैर एक ही है, आपने भी प्यार के लिए दूसरी शादी की और मैंने भी प्यार के लिए शादी की है। उसके जताते अंदाज पर उन्होंने उसे घूर कर देखा था। तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां मिल सकती थीं। तुम्हारी माँ के परिवार में एक से बढ़कर एक एजुकेटेड और ख़ूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। वो उसे अब समझा रहे थे क्योंकि गुस्से से बात बनने वाली नहीं थी। लेकिन मुझे तो बस प्रीति की ही चाहत थी, किसी और की तरफ तो मैं देखना भी पाप समझता हूँ। वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, अपने वर्ड से उनकी रिस्पेक्ट के पिलर्स खड़े कर रहा था। वो भी इतनी मजबूत कि अब उनकी बुनियाद हिलाना भी मुश्किल था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, वो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। डैड, मैंने कभी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। आपने यहाँ आना है, शौक़ से आएँ, लेकिन आज के बाद आपको मेरी वाइफ और बेटी के बारे में बहुत सोच समझ कर बोलना होगा। मैं हर बार उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी टोन की वार्निंग पर वो होंठ भींच कर उसे देखते लगे। वो बेटे से रिश्ता ख़राब नहीं कर सकते थे। दूसरी वाइफ से उन्हें कोई संतान नहीं थी। आरव रायचंद ही उनका सब कुछ था। वो काफ़ी टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। बस कभी कभी अपने बेटे से मिलने आ जाते थे। इस बार वो अपनी वाइफ के परिवार में होने वाली एक शादी में अटेंड होने आए थे। जब उन्हें सारी बात का पता चला तो वो गुस्से में भरे बिना कोई न्यूज़ दिए रायचंद मेंशन चले आए। इन बाप बेटे के बीच होने वाली बातें प्रीति को परेशान कर रही थी, लेकिन शुक्र है कुछ देर बाद वो नॉर्मल होते हुए अपने बेटे से बातें करने लगे। आरव ने साथ बैठी प्रीति को इशारा किया, जिसे समझते हुए वो उठकर किचन की तरफ चल दी। उनके लिए चाय वगैरह तैयार की। वो खुद अपने बेडरूम में चली गई। पूजा पाठ के बाद वो बेड पर बैठकर बेड रेस्ट से पीठ लगाई। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि सर्वेंट उसे बुलाने चली आई। वहीद रायचंद जा चुके थे और आरव रायचंद अपने कहे के मुताबिक उन्हें बाहर घुमाने ले आया था। उन लोगों ने खाना भी बाहर ही खाया था, लेकिन इस दौरान जो एक बात प्रीति ने शिद्दत से फ़ील की थी वो ये थी कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। आरव रायचंद ने सारे वक्त पीहू का हाथ थामे रखा था। ये फीलिंग उसके लिए वर्ड्स से बाहर थी। और आखिर तक थके हारे लौटे फिर सोती हुई पीहू को उसके रूम में लिटाकर वो जिस वक्त अपने बेडरूम में आया, प्रीति बेड पर टांगे लटकाए सर झुकाए बैठी थी। वो चिंता में आते हुए उसके पास बैठा और उसके आसपास हाथ बांधे हुए बैठ गया। क्या हुआ है प्रीति, परेशान क्यों हो? उसका सवाल करना था कि उसमें मूवमेंट हुई और अगले ही पल प्रीति उसके गले से लगती हुई आरव को शांत कर गई। मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत थैंक यू। मुझे अपना बनाने के लिए बहुत थैंक यू। मुझे ये बताने के लिए थैंक यू कि मैं आपकी नज़रों में किस कदर इम्पॉर्टेंट हूँ। भीगी आवाज़ में बोलते हुए उसने एक मोमेंट को पास किया। जानते हैं, मुझे कभी वैसा प्यार हुआ ही नहीं जैसे मूवीज़ ड्रामाज़ में दिखाते हैं। कभी कोई इस तरह अच्छा लगा ही नहीं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल इस तरह अच्छे ही लगे और मुझे आपसे प्यार भी हो गया। वो आज अपने दिल की बात बिना किसी झिझक के अपने पति से कह रही थी। बिल्कुल काम थी। आरव पहले शॉक्ड हुआ, फिर एक झटके से उसे खुद से अलग करके उसका फेस हाथों में भर लिया। आप कौन हैं? आप मेरी प्रीति तो नहीं लग रही। नॉटी टोन में वो उसकी आंखों में झांकता हुआ इस मोमेंट बहुत खुश दिखाई दे रहा था। प्रीति ने पूरे कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ बात पूरी की। मैं प्रीति नहीं, मिसेस आरव रायचंद हूँ। हालांकि जवाब उसे खुश कर गया था। उसने प्रीति पर ग्रिप टाइट की और उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने पास खींच लिया। इस बात में कोई डाउट नहीं कि एक आदमी ही औरत को कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करता है, फिर वो आदमी पिता हो, भाई हो, पति हो या फिर बेटा।